नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप सभी का स्वदेश न्यूज छत्तीसगढ़ में स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चुनाव विश्लेषक श्री अमित जीवन जी। अमित जीवन जी, आपका स्वागत है स्वदेश न्यूज छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो खास मुद्दे रहे हैं, जैसे शराब है, रोड है, गौठान है, शिक्षा है, खास करके युवाओं के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है जो पीएससी घोटाला, जो आज भी सबसे बड़ा मुद्दा उछल करके सामने आया। इन सभी मुद्दों के साथ साथ हम रायपुर राजधानी की 4 सीटों पर समीक्षा करेंगे और हमारी इस समीक्षा में हमारी मदद करेंगे अमित जीवन जी। तो अमित जी, मेरा पहला प्रश्न है, हर पार्टियां वादा करती हैं जनता की भलाई के लिए, विकास के लिए, और सभी पार्टियां अपने बातों को जनता के सामने लेके जाती हैं, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि अंततः फिर जनता जो है वो एक शिकायत करती कि विकास तो दिख नहीं रहा है। तो मेरा आपसे ये पूछना है कि ये जो पार्टियां हैं, ये जो वादा करती हैं, इनके पीछे का सच क्या है? देखिए सौरभ जी, क्या है कि जो घोषणा पत्र बनाए जाते हैं वो लुभावने होते हैं जी। जनता को आकर्षित करने के लिए जो है घोषणा पत्र बनाए जाते हैं जी। अब उसमें सच्चाई कितनी है, अगर 100% सच्चाई हो तो मैं समझता हूं समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आके आपको समस्याएं ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि हर पार्टी ऐसा महसूस कराती है कि वो आपको जो है स्वर्ग में लेके जा रही है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर रही है, आपकी गरीबी हटा रही है, आपको धन्य धान्य से पूर्ण कर रही है, आपका जीवन सुखमय कर रही है। परंतु जनरली देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है जी। चुनावी जो घोषणा पत्र बनाए जाते हैं वो वोटों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, वास्तविकता को नहीं। अच्छा। मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी का या चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी होते हैं उनका मकसद ये नहीं होता है कि वो जनता का अधिक से अधिक भला कर लें, मतलब जो आपके सारे दुख दर्द को दूर कर लें। मेनली देखा जाए तो उनका मकसद ये होता है कि कैसे चुनाव को जीता जाए। कैसे चुनाव को जीता जाए और उस चुनाव को जीतने के लिए कौन सा अच्छा से अच्छा सेंटेंस यूज किया जा सकता है, कौन सी अच्छी से अच्छी स्कीम लिखी जा सकती है, वो उसके भी विशेषज्ञ होते हैं जो इन भाषाओं को लिखते हैं। जातिगत समीकरण भी इसी में शामिल है, बिल्कुल, सारे गुणा भाग इसी में शामिल है। मतलब आप कह रहे हैं जातिगत हो तो जनता की भलाई कहीं मायने नहीं रखती, पहले ये पार्टी जीतना चाहती है। ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, जनता की भलाई सेकेंडरी है। ठीक, चुनाव जीतना जो है वो प्रथम लक्ष्य होता है। अब आप देखिए, जो घोषणा पत्र तैयार किए जाते हैं जी, घोषणा पत्र तैयार किया जाता है कि हम आपके जीवन सुधार के लिए ये जो है ये 1.5 रुपया खर्चा करेंगे, और आपके जेब में है ही 1 रुपया। मतलब आप पहला झूठ बोलते हो कि आप 1.5 रुपए की घोषणा करते हो और आपके जेब में 1 रुपया होता है। मतलब या तो आप 50 पैसा कहीं से कर्ज लोगे या तो प्रदेश की लुटिया डुबो दोगे। शुरुआती 8 आने घाटे से शुरू। या तो जो विकास की जो है प्रमुखता है, आप विकास को पीछे धकेल दोगे और तुष्टीकरण को आगे ले आओगे जी, तब तो आप अपना वादा पूरा कर सकते हो जी। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने अपने वादा पूरा करने की कोशिश की, वहां आपके पुल पुलिया रुक जाएंगे, स्कूलों का निर्माण रुक जाएगा, शिक्षा की गति रुक जाएगी, स्वास्थ्य मार खाएगा, अच्छे हॉस्पिटल नहीं बन पाएंगे, फ्लाईओवर नहीं बन पाएंगे, बाग बगीचे नहीं बन पाएंगे। मतलब क्या आप विकास नहीं हो पाएगा, विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास 1 रुपया है और 1.5 रुपए के आप सपने दिखा रहे हो, तो आप तो अपनी जेब से कुछ निकाल के देने वाले नहीं हो। आज के जमाने में, आज के युग में, जैसे पहले कहा जाता था ना कि राजनीति जो है, आदमी राजनीति में सेवा के लिए आता है। जी। आज की डेट और आते भी थे, पुराने हमारे महापुरुष थे, वो सब ने सेवा की। ये तब की बात है जब सेवा पर्वो धर्म होता था। जी। अब तो निज स्वार्थ जो है इतना भारी और इतना जो है हावी हो गया है कि आदमी देखिए चुनाव में 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा तो सिर्फ 40 लाख की लिमिट दी गई है। ये चुनाव आयोग की ना, आप 4 लाख का सामान बांटते हो और 40,000 का बिल बनाते हो, तो आपने तो सीधा 90% ऐसे ही उड़ा दिए जी। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है सौरभ जी, सभी करते हैं। सारे के सारे नेताओं के जो चट्टे भट्टे सब वही हैं, सारे के सारे गणित यही है, हर कोई मैनिपुलेट करता है। मैं
क्योंकि इस समय किसी पार्टी विशेष का प्रतिनिधि बन के यहाँ नहीं बैठा हूं, तो मैं सीधी और सरल बात करूंगा कि हर पार्टी मैनिपुलेट करती है। अच्छा अमित जी, ये इस बात को जनता कितना समझती है? आपको जनता समझती है, समझती है? जनता समझती है। अच्छा। लेकिन क्या है, अंधा या काना, मजबूरी काना चुनना पड़ेगा। ठीक बात। क्या है, ठीक। प्रजातंत्र में आपको किसी ना किसी को तो चुनना ही है ना। चुनना ही है और वो जरूरी भी है। जनता एक बार विश्वास करती है कि आप अच्छे हो, चलो आपको वोट दे दिया। ठीक। 5 साल में जनता ने देखा कि आपने जो कहा वो आपने किया नहीं। जी। आप अपनी बातों से मुकर के आप जनता का भला करने की जगह अपना भला करने लगे। आप देखिए, जब एक प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो वो मोटरसाइकिल में घूमता है, छोटी मोटी कार में घूमता है। ठीक बोल रहे हैं। चुनाव जीतते वो इनोवा, फॉर्च्यूनर, कौन कौन सी गाड़ियों में आ जाता है। आप समझते हैं वो पैसा कहां से आता होगा? अगर जनता का आपको भला करना हो तो आपको जनता की भलाई के कार्य सोचने चाहिए। जब आदमी जीत जाता है, आज के युग में जो जीतता है वो सबसे पहले ये देखता है कि मैंने तो 10 करोड़ रुपया खर्च किया है, जी। जब तक इसको मैं 20 ना बनाऊं तब तक तो मेरा मकसद ही और ये मानवीय स्वभाव है, स्वाभाविक मानवीय स्वभाव है कि पहले जो आदमी सेवा भाव से आता था राजनीति में, आज व्यवसायिक दृष्टिकोण से आता है। आज स्टारडम लेके आता है कि मतलब जो तामझाम लेके आता है, अधिक से अधिक मतलब जो है दिखावा करके, अधिक से अधिक खर्चा करके और उसको मैनिपुलेट करके, उसको मल्टीप्लाई करके वो पैसे जमा करना चाहता है। आप किसी भी अधिकांश राजनेताओं को देखिए, कैसे दिन दुने रात दुने प्रगति हो जाती है, कैसे वो छोटे से मकान से बड़े बंगलों में आ जाते हैं, बंगलों से बड़ी गाड़ियों में आ जाते हैं। हाँ, तो मैं समझता हूं सेवा भावना वाली बातें जो है वो कम रह गई हैं। जहां तक आपने चुनावी वादों की बात कही तो तुष्टीकरण ज्यादा है इनमें, चाहे कोई भी पार्टी हो। ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल जी मतलब जो है रेवड़ियां बांट रही हैं तो रमन सिंह ने नहीं बांटी, रमन सिंह ने भी रेवड़ियां बांटी। देखा जाए तो ये शुरुआत हुई थी एनटी रामाराव से। वो जो चावल 1 रुपया 2 रुपया किलो उन्होंने बांटना चालू किया, रमन सिंह जी ने बांटा तो रमन सिंह चावल वाले बाबा बन गए। अब भूपेश भैया जो हैं वो तो गाय गोबर में हर चीज में मतलब जो लोगों को दिखा रहे हैं सपने कि आपकी इसमें प्रगति होगी, वो कितनी होती है। भूपेश के लिए गोबर जो है वो गोल्ड बन गया है, गोबर जो है गोल्ड बन गया है। लेकिन लोगों को लगता है भी पता लोगों ने कहना चालू कर दिया ये तो चारा से भी बड़ा स्कैंडल है। मैं नहीं कहता, ये लोगों की सोच है। और देखिए, जब समाज में काम होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप तो होते ही हैं, आरोप तो लगते ही हैं। और जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो तो कमियां ढूंढती हैं। विपक्षी पार्टी ने ढूंढ लिया है कि गोबर में भी घोटाला हुआ है। अब ये तो विश्लेषण क्या है, ये तो जनता समझेगी। जनता और तय करेगी। जनता जिसको बैठाती है उसको अपने सराखों पर रखती है, लेकिन जब उतारती है तो फिर उसके अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। बड़ी सूक्ष्मता वाली बात आपने बताई अमित जी। मेरा एक दूसरा प्रश्न था कि देश में जिस प्रकार से जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जैसे हमारा राम मंदिर एक मुद्दा रहा हमेशा से, हिंदू मुस्लिम एक मुद्दा रहा, धर्मांतरण आज की डेट में भारत देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, लव जिहाद है, ये सब राष्ट्रीय मुद्दे जो होते हैं, और भी कई सारे, पलायन हमारा मुद्दा रहता है हमेशा से। ये सब मुद्दे जो हैं ये राज्यों के चुनाव में कितने प्रभावकारी होते हैं? देखिए, जो मुद्दे हैं ये वास्तविक मुद्दे हैं जी, और इन मुद्दों के ऊपर गौर किया जाना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो अभी भी हमारा देश जो है पूर्णतः शिक्षित नहीं है। हर चीज के जो है गुणा भाग जो है पब्लिक समझ नहीं पाती है। और जो राजनेता होते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उसे घुमाव फिरा के वो रात के अंधेरे को, गहन अंधकार को भी होता है, देखो सूरज चमक रहा है, देखो रोशनी आ रही है नहीं आ रही है। जो कुछ अंधभक्त होते हैं वो कहते हैं साहब सूरज तो चमक रहा है, दिख रहा है चांद, लेकिन सामने वाले ने बोला कि देखो सूरज चमक रहा है, तो हाँ सब चमक रहा है। तो एक्चुअली मुद्दे तो हैं, मुद्दे गंभीर हैं। देखिए, जहाँ तक लव जिहाद वाली बात है तो लव जिहाद को पहले हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में इतना महत्व नहीं दिया गया जी। जब बात सर से ऊपर चली गई और ये जो है हर प्रदेश में घटना होने लगी और इसका खामियाजा उन लोगों ने भुगता जो इसको मानते नहीं थे, तब उनकी आंखें खुली। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें गई, उन्होंने भी माना कि लव जिहाद जो है एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी बीमारी है। अभी आप देखिए, एक फिल्म बनी थी जी, केरला स्टोरी।
केरला स्टोरी में दिखाया गया किस टाइप से लव जिहाद होता है, जो बिल्कुल इस चीज को नहीं मानते थे, जो अपने आप को बहुत उदारवादी मानते थे, जब उनके घर में वो घटना हुई जी, तब उनकी आंखें खुली। उस फिल्म में जो संख्या बताई गई है लड़कियों के धर्मांतरण की, उसको तो कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा था। उस पर भी बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई थी। हम आप लेकिन भी नहीं बाद सोच में माना, सकते, हाँ, सोच हम नहीं आप पा भी रहे। नहीं सोच सकते, उतनी लंबी कल्पना भी नहीं कर सकते कि सुनियोजित तरीके से वो हो रहा था समाज में। इस तरीके से लोगों को जो बरगलाया जा रहा है और इस तरह ढाला जा रहा है, उनके सामने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल पेश किए जा रहे हैं कि साहब फलाने धर्म में आने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कुरीति है समाज में, हमारे समाज में ये है, जो कि दिवा स्वप्न थे, वो स्वप्न टूटे। लोगों ने उस स्वप्नों को जब परिणाम देखा, और आज जो ये विकराल जो है रूप ले चुका है लव जिहाद, आज इसे हर किसी ने माना है और बहुत जरूरी है इसे कंट्रोल किया जाना। उत्तर में अभी धर्मांतरण का लंबा, एक एसपी ने भी लिखा था सभी थानों को, अपने क्षेत्र थाना अंतर्गत, कि कितने कितने लोग किस किस समुदाय के हैं ये जानकारी पता करो। तो मुद्दे तो रहते ही है मेरे ख्याल से। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, एक और तो आप जो है हिंदुस्तान को जो है सर्वधर्म सर्व समभाव, जी, धर्मनिरपेक्ष, ऐसे ऐसे अलंकारों से आप सजाते हो देश को, जी, तब तो इस देश में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। कोई धर्म अपने आप को ये ना बोले कि मैं तुमसे अच्छा हूं। ये कोई निरमा का एडवर्टाइजमेंट नहीं है जी, कि मेरी सफेद शर्ट आपसे ज्यादा सफेद। हर किसी को अपना अपना धर्म पालन की जो है वो स्वतंत्रता आजादी है, आजादी मौलिक है, अधिकार है उसका। मौलिक अधिकार है। वो अपने अपने धर्म को जो है वो सम्मान करे, उसके सम्मान में अपने आप को निछावर करके, अगर आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अगर आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म को क्षति पहुंचाते हो, तो ये आप अपराध कर रहे हो। एक थोड़ा रोचकता वाला प्रश्न है। राजनांदगांव विधानसभा सीट है हमारे यहाँ पर, जिसमें से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी के, वो अभी खड़े हो रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि नामांकन वापसी के दिन में 29 लोगों ने उसमें नामांकन वापस ले लिया। तो अमित जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो 29 लोगों ने नामांकन वापस लिया है, ये डॉक्टर रमन सिंह का डर है, खौफ है, कि उनके प्रति सम्मान है? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, डॉक्टर रमन सिंह का खौफ वाली बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह का जो 15 साल का कार्यकाल रहा है, नाम वापस लेना नहीं, मैं आगे बोल रहा हूँ। डॉक्टर रमन सिंह का खौफ वाली बात जो है, इसे स्वीकारा नहीं जा सकता। रमन सिंह की जो है छवि रही है वो एक सौम्य मुख्यमंत्री की रही है जी। मैं समझता हूँ उनके कार्यकाल में कभी ऐसा कोई विवाद या इन्होंने ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया जिससे कारण समाज इनसे खफा हो या इनकी धौंस दिखती हो या दबाव दिखता हो। ऐसा मैंने नहीं देखा रमन सिंह के कार्यकाल में, या रमन सिंह की जीवन शैली को अगर मैंने कुछ समझा है तो इस नेचर के नहीं है। मगर दबाव या ये मैं नहीं समझता उनके नेचर में, या आज तक के कार्यकाल में ऐसे आरोप उन पे नहीं लगे हैं। प्रदेश का एक मुद्दा और था, और वो मुद्दा था अपना भूपेश की आक्रामकता या रमन की सौम्यता, कौन बाजी मारेगा इस बार? बड़ा विचित्र सवाल कर दिया आपने इसमें तो। सौरभ जी, आपने चुनाव परिणाम पूछ लिए। देखिए, आप बड़ी चतुराई, आप बड़ी चतुराई से सवाल, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा ना। आप बड़ी चतुराई से सवाल कर रहे हैं। आप तो मुझसे ये पूछ रहे, सर्वे रिपोर्ट पूछ रहे हैं। तो सर्वे रिपोर्ट तो अभी मैं जारी नहीं करूंगा। तो देखिए, जैसे क्रिकेट का खेल होता है ना, लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए साहब, सच कहा जाए तो टक्कर जो है बरोबरी की दिख रही है। अभी आ गई टक्कर। हाँ, टक्कर। कुछ दिन पहले तक तो बोलते थे कि भूपेश को कोई हरा ही नहीं सकता है, किसान का मुद्दा इतना इफेक्टिव लगता था सबको। हाँ, तो टक्कर के बराबरी पे आने के एक दो पॉइंट बता पाए तो आप अच्छा होगा। हाँ, आप जो कह रहे हैं बरोबर है। कुछ समय से माहौल ऐसा ही चल रहा था कि सरकार बनेगी तो भूपेश की ही बनेगी जी। ये आम लोगों की राय जो है हमने भी सुनी और महसूस भी किया। देखा जाए तो आक्रामकता के मामले में जो है ना, भूपेश जी आगे हैं जी। चुनाव में कौन बाजी मारेगा ये अलग चीज है। आक्रामकता की बात तो करेंगे तो भूपेश जी जो है आक्रामक माने जाते हैं और रमन सिंह जी सौम्य माने जाते हैं जी, हाँ। सरल माने जाते हैं। अब कौन बाजी ले जाएगा
ये आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे इस न्यूज चैनल के स्टूडियो में बैठ के। लोकतंत्र में जनता डिसाइड करेगी। देखिए, जैसे क्रिकेट का खेल होता है ना जी, जो फील्डिंग अच्छी करेगा, जो चौके छक्के अच्छे लगाएगा, नेचुरल है मैच वही लेके जाएगा। लेकिन भाई साहब ये फील्डिंग अच्छी और चौके छक्के तो अभी दोनों पार्टियों के नहीं है, मतलब एक दोनों के घोषणा पत्र एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, अब वो बड़ा उसी में थोड़ा लेट भी हो रहा है। अब देखिए क्या होता है। देखिए फील्डिंग तो दोनों अच्छी करेंगे ना, दोनों अच्छी करेंगे और कोशिश तो ये भी होगी कि दोनों ही चौके छक्के लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों ही पार्टियां अच्छे से अच्छे घोषणा पत्र बनाएंगी जी, और मन भावन जो है, लुभावने आश्वासन देकर जी। अपने घोषणा पत्र को जनता के सामने रखेंगे। एक तो ये होता है कि जनता कितना विश्वास करती है इनके घोषणा पत्र पर, ये मायने रखता है। और दूसरा जो है, जनता जो है किसकी कार्यशैली को पसंद कर रही है, कितना भरोसा कर रही है पूर्व सरकार को, आज की सरकार को। आप आज जनता के मन की बात नहीं जान सकते। आप जाएंगे तो आपको कहेंगे साहब आपको वोट देंगे, आपको जिताएंगे। कल को दूसरा कोई आएगा, आपको देंगे, आपको। जनता आज समझदार हो गई है, अपने मन की बात जो है वो मतपत्र पे दे देती है। आपको कुछ भी दे दे जी। आप आए तो आपको बेटा दे दिया, सामने वाला है तो उसको भी बेटा दे दिया, ठीक बात। लेकिन किसको बेटी देंगे किसको बेटा देंगे वो मतपत्र अपने मत जो है मन जाहिर कर देते हैं। जी, मैं दो योजनाओं की तरफ आपका ध्यान दूंगा भूपेश सरकार की। एक थी गौठान और दूसरी थी शराब नीति। तो शराब नीति के लिए ये हमने सभी ने सुना भी था, हम पत्रकार हैं, हमने सुना भी था कि गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने कसम खाई थी कि मैं शराबबंदी करूंगा। और मैंने तो खुद देखा था, उस दिन विधानसभा में मैं मौजूद था। विधानसभा के भीतर भी उन्होंने ये कहा था कि हम शराबबंदी की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम शराबबंदी करेंगे। दूसरी उनकी गौठान योजना, नो डाउट बहुत अच्छी योजना थी, गांव के किसानों के लिए थी। लेकिन भूपेश जी खुद गांव के व्यक्ति होकर के उस गौठान योजना को समझ नहीं पाए। और शराब नीति का घोटाला तो आप जानते हैं। इन दोनों योजना पे आपका व्यू थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। देखिए, जहां तक शराब की बात है, शराब बंदी का वादा जो है वर्तमान सरकार ने किया था। जी, वर्तमान सरकार ने किया था और गंगा जल हाथ में लेके मतलब जो है कि शराबबंदी करेंगे, इस टाइप की भी बातें सुनाई दी थी। जी, आज सरकार का कहना है कि हज पच में तत्काल तुरंत मतलब जो है शराबबंदी नहीं की जा सकती। हाँ, फिर उन्होंने माना कि एक सामाजिक बुराई है और धीरे धीरे ठीक करेंगे, धीरे धीरे बंद ठीक करेंगे करेंगे। मतलब। हाँ, फिर उन्होंने एक भी कहा कि अगर शराबबंदी करनी है तो गुजरात की तर्ज पे पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी शराब बंद कर दें। ये तर्क है, कुतर्क है सर, ये तर्क तर्क नहीं नहीं है, कुतर्क है। इस टाइप की बातें जी। जो है नहीं है। पहले वो करें तो हम करेंगे, मतलब गलत है। नहीं, आप अपने घर का कोई घोषणा पत्र बना रहे हैं, आप अपनी सरकार का घोषणा पत्र करा रहे हैं, तो आपको अपने घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट करना है कि ना कि दूसरों से मदद मांगने की आप करो तो हम कर दें करके। ये जो है इस चीज में सरकार से चूक हुई है और मैं समझता हूँ इसका प्रभाव पड़ेगा। महिलाओं को जो है इस चीज से शायद निराशा जरूर हुई होगी, क्योंकि महिलाओं ने बहुत उम्मीद से वर्तमान सरकार को वोट दिया कि शराबबंदी हो रही है, कि एक कुरीतियों का अंत हो जाएगा, उनके घर की जो कलह है वो समाप्त होगी, उनके घर वाले जो समय पे आएंगे, समय पे खाएंगे पिएंगे और बाल बच्चों का जो है ख्याल करेंगे, शिक्षा का ख्याल करेंगे, स्वास्थ्य का ख्याल करेंगे। उनका वो सपना जो है वो टूटा है। लेकिन वर्तमान सरकार ने जो है अभी फिर कर्ज माफी वाला जो है शिफूगा छोड़ा है। निश्चित ही कर्जे में तो ऑलरेडी डूबी हुई है छत्तीसगढ़ सरकार, नहीं, फिर भी माफी कर रही है। फिर भी देखिए, जुमला तो उन्होंने गढ़ा है और जुमला गढ़ने से जो है आदमी प्रभावित तो होता है। देखिए सौरभ जी, आदमी प्रभावित तो होता है। हमारे किसान जो है वो भोले भाले हैं और यूं समझ लीजिए बड़ी जल्दी झांसे में भी आ जाते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं। अभी वर्तमान में पार्टी ने फिर अपने घोषणा पत्र में लिख दिया है कि हम आए तो हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे जी। तो हो सकता है इस बात से वर्तमान सरकार को इस चीज का फायदा मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई इसकी काट लेकर आना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, आज तुष्टीकरण का युग आ गया है। हर कोई लंबे लंबे वादे करके मतलब जो आगे बढ़ना चाहता है, बड़े बड़े आश्वासन देके आगे बढ़ना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी अगर
पछाड़ना है दुश्मन को तो दुश्मन की चाल देखनी पड़ेगी, दुश्मन क्या चाल चल रहा है आपको नजर रखनी पड़ेगी, उसकी योजना क्या है, उसके पास हथियार क्या है, ये आपको जानकारी हो जानी है, तभी आप उसे परास्त कर पाओगे। तो दोस्तों ये थी अमित जीवन जी के साथ हमारी प्रदेश के कुछ विभिन्न और प्रमुख मुद्दों पर एक समीक्षात्मक बातचीत। और अब हम आते हैं अपने रायपुर राजधानी की 4 सीटों पर, रायपुर उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और रायपुर ग्रामीण। तो अमित जी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, किस सीट से शुरू करेंगे आप ही बताइए, फिर मैं प्रश्न पूछता हूँ। नहीं आप आइए, आप किस विधानसभा के बारे में जानना चाहते हैं, मैं उस विधानसभा की बात देखिए करूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि रायपुर दक्षिण तो वॉकआउट दे दिया है, मुझे तो महन जी और ब्रिजमोहन जी में कोई अंतर लगता नहीं कि इनके बीच कोई कंपटीशन भी होगा। इसी के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार।